हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर, एक टॉपिक विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करते हैं हम विद द फैक्ट दैट एलिमेंट्स जो है हमने उनको क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में, विच इज़ मेटल्स, नॉन मेटल्स and third one is metalloids. So students, ये 3 कैटेगरीज में हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है. अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव करेंगे, इनका नाम है मेटलॉइड. अभी देखो स्टूडेंट्स, जो मेटल है, मेटल का एग्जाम्पल जैसे कि हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? डिफरेंट मेटल्स. ठीक है, तो मेटल्स के एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर. देखो ये जो हमने यूज़ किया है नोटेशन, ये सब क्या है? सिंबल्स हैं डिफरेंट मेटल्स के लिए. जैसे कि AU सिंबल है गोल्ड के लिए, AG सिल्वर है, एल्यूमिनियम एंड दिस इज कॉपर. ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट मेटल्स हैं, मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं. फिर आते हैं नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स जैसे कि कार्बन, ओके, सिलिकॉन. Silicon is not an example of metal. Silicon is an example of metalloid. ठीक है, तो कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, एट्सेट्रा. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स के. फिर हम देखते हैं मेटलॉइड्स. तो स्टूडेंट्स, मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स होंगे जैसे कि हमारा सिलिकन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब आते हैं हमारे मेटलॉइड्स में. जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज शो करेंगे वो मेटलॉइड्स. ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स में. अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या है बेसिक. तो सुनो स्टूडेंट्स, मेटल्स क्या होते हैं? बेसिकली मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और कैटायन बनाएंगे. बेसिकली वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और क्या बनाएंगे? कैटायन. इन केमिस्ट्री वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव. जबकि अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर एक चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, सो नॉन मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले हैं, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? दे विल बिकम एनायन. कैटायन आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड एनायन आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज. तो मेटल्स क्या है? मेटल्स वो सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और उनके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यानी कि वो कैटायन बन जाएंगे. और नॉन मेटल वो सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और वो एनायन बन जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आप ये इन्फॉर्मेशन अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो आई विल गिव यू अ फ्यू सेकेंड्स टू नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक. अब हम ये समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
ठीक है ना, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली कि इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ रहा है और इसे गेन करना पड़ रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या गेन करेगा सो एज टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। इस चीज़ को अब हम समझते हैं। तो देखो जो मेटल्स हैं हमारे, मेटल्स जनरली हमने क्लास 9th में और अभी भी हम जो मेटल्स पढ़ रहे हैं उनका नाम देखते हैं हम। जैसे कि सोडियम, हमने ये मेटल पढ़े हैं सोडियम, उसका सिंबल क्या है Na। फिर हमने पढ़ा है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। इनके सिंबल्स देख लेते हैं। पोटेशियम का सिंबल होता है K, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, मैग्नीशियम का Mg एंड एल्यूमिनियम का Al। ठीक है, ये सिंबल्स बनाना हम 9th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम समझते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है और ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कैसे कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब हमने पढ़ा था तो सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला था। हमने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें हमने 3 शेल्स बनाई थी, के शेल, एल शेल एंड एम शेल। ठीक है, ये शेल्स बनाई थी हमने सोडियम के लिए। और सोडियम के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11 है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाएगा। के शेल में आएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में आएंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में आएंगे इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया था। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ये हमने कैसे बनाया था। हमने ऐसे बनाया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी शेल में आ सकते हैं वो हम देते हैं बाय द फॉर्मूला 2n²। ठीक है, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ शेल, मतलब ये हमें डोनेट कर रहा है कि हमारी शेल कौन सी है। ठीक है, जैसे कि k क्या है, k के लिए n की वैल्यू 1 है, l के लिए n की वैल्यू 2 है और m के लिए n की वैल्यू 3 है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर 2n² कैसे हुआ, 2 इंटू 1 इंटू 1, दिस इज 2, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8 एंड n की वैल्यू 3। अब क्योंकि यहाँ पे इसके पास है ही 11, तो 10 जब इसके अंदर K और L शेल में फिल हो गए तो बचे कितने, एक ही तो बचा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से बनाया था, 2 8 1 एंड 1। ठीक है, अब क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा जब इसकी एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। ये ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसे, विच इज़ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन करना चाहता है, कैसे अटेन कर पाएगा, ये बाहर का एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। तो हम क्या करते हैं कि सोडियम क्या करता है कि अपने बाहर का एम शेल का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और क्या बना लेता है, सोडियम प्लस आयन। सो दिस इज हाउ सोडियम क्या है, एक मेटल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बना रहा है, एक कैटायन बना रहा है। सिमिलरली हमें देखने को मिलेगा मैग्नीशियम में, हम मैग्नीशियम में भी देख सकते हैं। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, तो हमें मैग्नीशियम में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में। ठीक है, अब वही सेम रूल फॉलो होगा कि 2 8 2 हो गए। तो अब ये ऑक्टेट चाहता है अपना कंप्लीट करना, तो क्या करेगा, बाहर जो इसकी एम शेल है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स
इस बार 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा मैग्नीशियम, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इस बार ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और बना लेगा मैग्नीशियम +2 आयन। सो दिस इज हाउ मेटल्स वो सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और कैटायंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन फॉर मेटल्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की जनरल डेफिनेशन क्या होगी? सो देखो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स की जनरल डेफिनेशन क्या होगी? इट विल बी जस्ट ऑपोजिट टू मेटल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं टू फॉर्म एनायंस, दे आर नॉन मेटल्स। जैसे कि नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल क्लोरीन ले लेते हैं अपन, ठीक है, क्लोरीन से भी छोटा अपन ले लेते हैं, ओके लेट्स टेक क्लोरीन ओनली। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है किसी को? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर याद है किसी को? तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, ठीक है, इट इज 17। अब उससे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो देखो कैसे आएगा, 2 के शेल में, 8 एल शेल में और 7, क्योंकि अब बचे ही कितने हैं, 17 - 10 7, तो एम शेल में कितने आएंगे, 7, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएंगे हमारे, एम शेल में। अब देखो ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकता है? वे 7 के 7 निकालेगा तो बड़ी मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें एटम को 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो इससे ज़्यादा इजी क्या है इसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना और एक स्टेबल ऑक्टेट बना लेना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कहीं से मतलब किस से, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा मेटल से, है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 और यहां पे इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है, ठीक है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अभी तक ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे था कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा आ गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ही क्या बन जाता है, क्लोरीन माइनस। इनिशियली क्लोरीन माइनस नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये क्या बन जाता है, क्लोरीन माइनस आयन। सो नॉन मेटल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस दैट गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायंस, ठीक है। सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन। नाउ लेट अस सी कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम समझते हैं कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, अब पहले तो ये समझो कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ फिजिकल नेचर के चेंज होने पर हम स्टडी कर रहे हैं, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है सब्सटेंस के अंदर, मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पानी से नमक बन गया, वो पानी ही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करते हैं किसी सब्सटेंस की फिजिकल नेचर के बारे में, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसका केमिकल कॉम्पोजिशन वो का वही रहता है, सिर्फ उसका फिजिकल नेचर बदल जाता है। फिजिकल नेचर जैसे कि उसका स्टेट बदल सकता है, वो लिक्विड है तो लिक्विड से गैस बन गया या सॉलिड बन गया, उसका स्टेट बदल गया, ठीक है। या फिर उसका कलर, नॉट कलर एग्जैक्टली, उसका शेप चेंज हो गया, ठीक है। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे मेटल्स के केस में, हम शेप चेंज करेंगे मेटल की, ठीक है। तो हम आते हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर।
सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है मेटल्स की, मेटल्स होते हैं मैलिएबल। क्या होते हैं? मैलिएबल। मैलिएबिलिटी मतलब जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम ड्रॉ कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स, ठीक है, उनकी हम थिन शीट्स बना सकते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। इसका मतलब हम मेटल को थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज मैलिएबिलिटी ऑफ मेटल। फिर आती है डक्टिलिटी। इससे मतलब क्या है कि हम इनकी शीट्स बना सकते हैं, थिन शीट्स। फिर आता है डक्टिलिटी। देखते हैं ना हम कि बहुत सारे मेटल्स के जो है यूटेंसिल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। हम मेटल्स के ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर के हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम के हम यूटेंसिल्स देखते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी किसके अंदर आएगी? इसकी मैलिएबिलिटी की। उसको हम थिन शीट्स में ढाल सकते हैं, उसकी थिन शीट्स बना सकते हैं और फिर उससे हम जैसा चाहे सब्सटेंस, जैसा चाहे हम उसको शेप दे सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये प्रॉपर्टी हमें नॉन मेटल में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब वायर बनाने की प्रॉपर्टी, वायर बनाने की प्रॉपर्टी। देखो हम यूज करते हैं कॉपर के वायर, हमने देखे हैं कॉपर के वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। तो ये क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब हम मेटल के हम छोटे छोटे पतले पतले वायर्स बना सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फिर आता है कंडक्टर। अब देखो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही कंडक्टर होते हैं, यानी कि वो हीट को भी पास थ्रू होने देंगे और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास थ्रू होने देंगे। जैसे कि हम देखते अभी फिलहाल हम कॉपर और एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज़ नहीं करते, लेकिन पुराने टाइम में काफ़ी ज़्यादा कॉपर और एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ किए जाते थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये जो वायर्स हमारे होते हैं, ये वायर्स किसके बने होते हैं? अगेन मेटल के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम मेटल की। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की। जैसे कि मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब दे हैव शाइनी सरफेस, उनकी एक शाइनी सरफेस होती है। जैसे कि गोल्ड सिल्वर, उसके हम ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं क्योंकि उनकी सरफेस कैसी होती है? शाइन। और फिर वो सोनोरस भी होते हैं। सोनोरस का मतलब अगर मेटल की सरफेस को हिट किया जाए तो एक आवाज़ आती है, जैसे कि मंदिर की घंटी। मंदिर में हम जाते हैं, हम घंटी बजाते हैं तो साउंड आती है ना उसकी, तो वो मेटल से बनी होती है घंटी। सो दिस इज हाउ मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस भी होते हैं, मतलब दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हैमर्ड, ठीक है, दे प्रोड्यूस साउंड। डिड यू अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्टीज? ओके, सो अब और हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखो मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब उन्हें हम नाइफ से कट नहीं कर सकते, ठीक है, तो दे आर हार्ड। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, उन्हें हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, इसके एक्सेप्शंस है। अब हम आते हैं और प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखो और प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की? मेटल्स की डेंसिटीज बहुत हाई होती है, डेंसिटी उनकी बहुत हाई होती है। देखो स्टूडेंट्स, हाई डेंसिटी का मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम।
इसका मतलब इनकी डेंसिटी हाई है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर इतनी सी वॉल्यूम है तो उस वॉल्यूम में मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटीज़। और हाई डेंसिटीज़ का मतलब क्या है कि इनके जो एटम्स हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके जो एटम्स हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, एक पर्टिकुलर छोटी सी वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि वो क्लोजली पैक्ड है, तभी हम कह पा रहे हैं कि इनकी डेंसिटी जो है हाई है। और हाई डेंसिटी की वजह से ही इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा अगेन हाई होगा, क्योंकि इनके एटम्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए और बॉईल करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ही इनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है। Okay students, if you want to note it down, please note it down. ओके अब ये जो हमने पढ़ा हाई डेंसिटीज और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके भी एक्सेप्शंस हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम इनके भी क्या रहेंगे, एक्सेप्शंस। तो सोडियम एंड पोटेशियम इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो इनके एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलता है, सोडियम एंड पोटेशियम। अच्छा, हमने ज़्यादातर जो मेटल देखे हैं अपने सराउंडिंग्स के अंदर, वो कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में। चाहे हमने आयरन देखा है, कॉपर देखा है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में। तो हम एक और इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी ड्रॉ कर सकते हैं कि जनरली मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है। तो जनरली मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो हमारे थर्मोमीटर में होती है, जिससे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमारा होता है, जिससे हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। तो उस थर्मोमीटर में क्या प्रेजेंट होती है, वो लिक्विड जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो शो करता है राइज इन टेम्परेचर, एक मार्क हमें शो होता है जिसकी वजह से एक, ठीक है, तो वो क्या है, मर्करी। तो थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड प्रेजेंट है, मर्करी। सो सॉलिड्स हैं मेटल्स जनरली, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है विच इज मर्करी, क्योंकि मर्करी क्या है, एक लिक्विड है, बिकॉज मर्करी इज अ लिक्विड, ठीक है। ओके तो ये जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की। अब हम आएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी हो गई हैं ऑलमोस्ट, तो अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ये तो हम लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर ही चुके हैं कि मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं उनका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि जब मेटल रिएक्ट करेगा विद ऑक्सीजन, तो हमें देखने को मिलता है मेटल ऑक्साइड। क्या मिलता है हमें, मेटल का ऑक्साइड। अब देखो स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यानी कि कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं, जबकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम थोड़े एनर्जी देंगे तब वो रिएक्ट कर पाएंगे। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे, बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, फिर चाहे आपने उनको एनर्जी भी दे दी तो,
ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं इन अ सीरीज विच इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज, जहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मीडियम रिएक्टिव है और कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है। तो फिलहाल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सोडियम होता है हमारा एंड पोटेशियम, ये कैसे होते हैं, दीज आर अमंग द मोस्ट रिएक्टिव। ये कैसे होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये रेडिली जो है सोडियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमने सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिया +1, ऑक्सीजन का -2 और इस तरह से सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो सोडियम है ये कैसा है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये ऑक्सीजन के साथ में बहुत ही आसानी से रिएक्शन कर लेता है और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। सिमिलरली पोटेशियम भी ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा। अब हम आते हैं कुछ ऐसे मेटल्स के ऊपर जो इजीली रिएक्शन नहीं करेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम। अब देखो बच्चों, मैग्नीशियम के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा कम रिएक्टिव है, वो इतनी आसानी से रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। वो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा नीचे आ गया, तो वो इजीली रिएक्शन शो नहीं करता। हमें उसे ज़बरदस्ती रिएक्शन करवानी है और उसके लिए हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। हमें क्या करना होगा, उसे हीट देनी पड़ेगी ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हीट देते हैं और फिर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हमने अपनी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में विच इज़ केमिकल इक्वेशंस, वहाँ पर हमने जो पहली एक्टिविटी है चैप्टर की उसमें देखा था कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो फिर वहाँ पे एक वाइट डैजलिंग जो है लाइट हमें दिखाई देती है। तो ये वही चीज़ है कि मैग्नीशियम का आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है तो वहाँ पे आपको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, आपको बर्न करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे आपको फ्लेम देखने को मिलेगा, वाइट डैजलिंग लाइट आपको देखने को मिलेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड का वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन +2 -2 सेम है तो इसीलिए हमने नहीं लिखा उसको, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो इसीलिए हमने इस चीज़ को इस जगह पे मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से डिफरेंट मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे जिंक है वो भी ऑक्सीजन के साथ में कब रिएक्शन करेगा, जब हम प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करेंगे, लंबे समय तक हीटिंग करेंगे तभी क्या होगी, ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो ये रिएक्शन कब होगी, व्हेन इट इज हीटेड फॉर अ लॉन्गर टाइम, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग होने के बाद ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है, ओके। सो ये रिएक्शन आप नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो हम इसे बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O है, तो हमें बैलेंस करना होगा इस रिएक्शन को, तो हम यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट लगा देते हैं। लेकिन अब जिंक 2 हो गया तो यहाँ पे हमें फिर 2 लगाना होगा। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया। अब देखो ये जो मेटल ऑक्साइड्स हमने पढ़े, हम इसका नेचर समझते हैं। नेचर इन द सेंस कि ये एसिडिक हैं, बेसिक हैं या फिर एम्फोटेरिक हैं। तो बेसिकली जो मेटल ऑक्साइड्स हमारे होते हैं ये कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। और कुछ ऑक्साइड्स हमें देखने को मिलेंगे जो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक।
तो पहले आप ये समझो कि ये बेसिक क्यों है। तो ये बच्चों बेसिक ऐसे है कि जब हम इन ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे ना, तो हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट वो कैसा होता है, बेस। तो जब इन ऑक्साइड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब हमें मिलता है बेस। तो दैट इज़ वाई ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्विक लाइम को जब वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई थी तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था और बहुत सारी हीट भी रिलीज हुई थी। तो यहाँ से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ये क्या था, बेसिक ऑक्साइड। सो इन दिस वे मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। तो ये हमने पढ़ा कि बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जो बेसिक और एसिडिक दोनों ही नेचर को शो करेंगे, जो बेसिक नेचर को भी शो करेंगे और एसिडिक नेचर को भी शो करेंगे। तो ऐसे ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल है, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक हो गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक होता है हमारा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सो ये क्या है, हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब इनका एम्फोटेरिक नेचर शो करने के लिए हमें कौन कौन सी रिएक्शंस याद करनी होगी, वो रिएक्शंस हम देखते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अब अपन देखते हैं कि एम्फोटेरिक नेचर मतलब वंस ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और फिर ये रिएक्शन बेस के साथ भी कर सकते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं, जो बेस की तरह भी बिहेव करते हैं और एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं। तो अगर वो बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, और अगर वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं मतलब वो बेस के साथ रिएक्शन करके अगेन सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि Al2O3, सबसे पहले Al2O3 एज बेसिक ऑक्साइड कैसे शो करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ में। देखो क्या मिलेगा, देखो हमें ये तो पता है कि बाय प्रोडक्ट में निकलना है वाटर। अब क्या बनेगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो H निकल गया, यहाँ से O निकल गया, बचा क्या, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। तो यानी कि क्या बन रहा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है सॉल्ट विच इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बना, यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम लिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, इसके लिए होती है -1, है ना। तो यहाँ से हमने फॉर्मूले का फॉर्मेशन किया और हमें AlCl3 मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हुआ Al2O3 एज बेस, एज अ बेस। ठीक है, एज अ बेस। तो एज अ बेस वो रिएक्ट कर रहा है विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। हैव अ लुक एट दिस स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हम इसको बैलेंस कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमने इसे बैलेंस कर लिया और ये हमें हमारी रिएक्शन मिल गई। अब हम देखते हैं Al2O3 एज एसिड। Al2O3 एज एसिड कैसे बिहेव करेगा, अब उसका रिएक्शन बेस के साथ करवा देते हैं। ठीक है, तो करवा देते हैं बेस के साथ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो गया हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेस के साथ में और हमें क्या मिला,
सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, ठीक है, ये हमें मिल गया सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ इन दो रिएक्शन से हमें पता चला, अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ बेस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड। ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शंस आपको वहाँ पर शो करनी होगी। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये एम्फोटेरिक नेचर कैसे शो करता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो कमिंग, हैव यू नोटेड इट डाउन? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ में कैसे होता है। मेटल का रिएक्शन विद वाटर, अब हम देखने वाले हैं मेटल का रिएक्शन विद वाटर। तो सबसे पहले हम सोडियम से स्टार्ट करते हैं, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम से स्टार्ट करते हैं। देखो, जब सोडियम का रिएक्शन होगा वाटर के साथ में तो हमें मिलता है NaOH प्लस H2 गैस। सोडियम का रिएक्शन विद वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस एंड अलोंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का क्या हुआ है? रिलीज। तो सो दैट इज व्हाई दिस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि यहाँ पर जो H2 प्रोड्यूस होती है, इस रिएक्शन में जो H2 फॉर्म होती है, ये फायर कैच कर लेती है, यानी कि इसका कंबशन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका कंबशन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि दिस कैचेस फायर वेरी इजीली एंड इट इज कंबस्टेड। दैट इज वाई अगर आप कभी सोडियम के ऊपर थोड़ा सा भी पानी छिड़कते हो या फिर थोड़ा सा भी पानी डालते हो तो आपको फायर देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, बैलेंसिंग कर लेते हैं इस रिएक्शन की। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे एक 2 लगाएंगे हम, लेकिन अब फिर ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। सो नाउ दिस इज बैलेंस्ड। तो ये रिएक्शन होती है सोडियम की। अब देखा जाए तो मेटल की रिएक्शन विद वाटर 2 स्टेप्स में होती है। देखो, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में 2 स्टेप्स में हो रही है। पहला रिएक्शन में मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है, प्लस H2 गैस निकलती है।
और दूसरे स्टेप में जो मेटल का ऑक्साइड है वाटर के साथ में रिएक्शन करके मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है कि मेटल है उसका रिएक्शन हुआ वाटर के साथ में और हमें देखने को मिला ये मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो ये होती है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। बिल्कुल ऐसे ही हमारे सोडियम की भी रिएक्शन हुई है। ठीक है, पहले सोडियम का ऑक्साइड बना, फिर सोडियम का ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करा ताकि क्या बन सके, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहां पर भी ये रिएक्शन ऐसे हुई है, सोडियम लिया हमने, सोडियम की रिएक्शन हुई विथ वाटर टू गिव सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देन ये सोडियम का ऑक्साइड है, इट रिएक्ट्स विद मोर वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन है वो हमें मिल जाती है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स? आप देख भी सकते हो इसका रिजल्टेंट क्या बना, ये यहाँ से कैंसिल हुआ और यहाँ से ये हमें सोडियम मिला प्लस 2H2O मिला, 2NaOH मिला और यहाँ से हमें मिल गया ये H2 गैस। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता है। तो अब हम दूसरे मेटल की बात करते हैं। देखो जिस तरह सोडियम रिएक्शन कर रहा है ना विग्रसली बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर रहा है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हुए रिएक्शन कर रहा है, वैसे ही सोडियम के साथ पोटेशियम भी कैसी रिएक्शन शो करता है, विग्रस रिएक्शन शो करता है विद वाटर। अब हम बात करते हैं दूसरे मेटल्स की। अब हम कैल्शियम की बात करते हैं। तो कैल्शियम की जब हम बात करते हैं तो कैल्शियम रिएक्शन करता है वाटर के साथ टू गिव, हाँ इंपॉर्टेंटली कैल्शियम वाटर के साथ रेडिली रिएक्शन देगा या नहीं? आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स टू थिंक। सो स्टूडेंट्स देखो, हम कैल्शियम की रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे कैल्शियम की रिएक्शन होगी, वाटर के साथ कैल्शियम की रिएक्शन होती है और हमें देखने को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। पर इस बार बात कुछ इस तरह है कि ये जो रिएक्शन हमें मिली है ये इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती है कि ये वाला हाइड्रोजन हमारा बर्न हो सके। ठीक है, इस बार इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि ये हाइड्रोजन जो है बर्न हो सके। तो होता क्या है, रिएक्शन जो मिक्सचर होता है जहाँ पर हम रिएक्शन कर रहे हैं वहाँ पर ये हाइड्रोजन के क्या बन जाते हैं, बबल्स। क्योंकि हाइड्रोजन अभी भी है, हाइड्रोजन कंबशन नहीं हुआ है हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन के हमें क्या देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, बबल्स। और जो बचे हुए कैल्शियम के जो कैल्शियम मेटल है वो क्या करने लग जाता है वहां पे इन बबल्स की मदद से फ्लोट। तो कैल्शियम क्या करने लग जाता है वहां पे, फ्लोट। गॉट इट? अब हम आते हैं दूसरे मेटल पे जिसका नाम है मैग्नीशियम। अब देखो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम रेडिली रिएक्शन शो नहीं करता है वाटर के साथ, हमें थोड़ी हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, बिकॉज इट इज लेसर रिएक्टिव। तो हमें मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाने के लिए वाटर के साथ में हमें हीट देनी पड़ेगी, तभी जाके मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस।
तो अब तक जो हम रिएक्शंस कर रहे थे वो कोल्ड वाटर के साथ पॉसिबल हो पा रही थी, लेकिन मैग्नीशियम के केस में हमें क्या चाहिए होगा, हॉट वाटर। हम हीट दे रहे हैं मतलब वाटर कैसा हो गया, ऑब्वियसली वाटर हीट हो गया, तो यानी कि मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी विद हॉट वाटर, यानी कि दिस रिएक्शन विल रिक्वायर एनर्जी बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। अंडरस्टूड? ओके, अब हम और मेटल्स पे बढ़ते हैं। हम दूसरे मेटल्स की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं जिंक की। अब जो जिंक है वो रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, देखो वो बॉइलिंग वाटर के साथ में स्लोली रिएक्शन करेगा, लेकिन स्टीम के साथ में जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि एनर्जी, उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब मैग्नीशियम के बाद जिंक और भी नीचे है, जिंक और भी कम रिएक्टिविटी शो करता है। सो दैट इज़ वाई ये बॉइलिंग वाटर के साथ तो स्लोली रिएक्शन करेगा, लेकिन स्टीम के साथ में ये बहुत जल्दी से रिएक्शन दे देगा। और क्या बनाता है ये, जिंक ऑक्साइड प्लस H2 गैस। क्योंकि यहाँ पर जिंक क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ये स्टीम, जो ये वाटर है, इट इज़ गोइंग टू बी स्टीम। ये जो हमारा वाटर होने वाला है, ये होने वाला है हमारा स्टीम, तभी ये रिएक्शन फास्ट पॉसिबल होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉपर की, कि कॉपर कैसे रिएक्शन शो करता है विद वाटर। तो बात कुछ ऐसी है, कॉपर जो है वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन। ना कॉपर स्टीम के साथ रिएक्शन देगा, ना ही कॉपर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लेस रिएक्टिव होता है। और यही रीज़न है कि हम कॉपर के यूटेंसिल्स बनाते हैं, ना तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाला है और ना ही वो हॉट वाटर के साथ में। तो जो भी हमारा फूड होने वाला है वो उसके कॉम्पोजिशन को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो रिएक्शन ही शो नहीं कर रहा पानी के साथ में। सो दिस इज़ वाई। Okay, students.